गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के बारे में। पहले के वीडियोस में भी हम एसक्यूएल के बारे में देख चुके हैं, बट वो सारी डीडीएल कमांड्स थी, कुछ कंस्ट्रेंट्स थे और डेटा टाइप्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था डीडीएल कमांड्स के बारे में और कंस्ट्रेंट्स के बारे में, तो एक कंस्ट्रेंट वहाँ मिसिंग था और एक कमांड वहाँ स्टार्टिंग की रह गई थी जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो पहले हम शुरू करें डीएमएल कमांड्स। उससे पहले मैं आपके साथ ये दो चीज़ें शेयर करूँगा जो प्रीवियस टॉपिक्स में से है। फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कमांड बेसिकली यूज आती है जो भी टेबल आपने बनाई है उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। आप डिस्क्राइब या डीएससी लिखेंगे और टेबल का नाम लिखेंगे तो ये आपको पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बता देगी। कितने फील्ड्स हैं या कितने कॉलम्स आपने उसमें लिए हैं, क्या क्या डेटा टाइप है, क्या साइज है और कौन कौन से कंस्ट्रेंट आपने उस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम्स को लगाए हैं, वो सारा आपको कौन बताता है? डिस्क्राइब कमांड। मतलब पहले से टेबल बनी हुई है और आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू यूज डिस्क्राइब कमांड। कंस्टेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें एक इनम कंस्टेंट मिसिंग था, मैं वो लिखना भूल गया था पहले। तो इनम कंस्टेंट जो होता है बेसिकली वो एक सेट ऑफ वैल्यूज आपको प्रोवाइड करवाता है। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर आपने एसक्यूएल की टेबल बना रहे हैं। टेबल के अंदर आपने कोई कॉलम लिया, फॉर एग्जांपल क्लास, स्कूल की टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, और उसमें आपने लिखा क्लास। अब क्लास की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट टू ट्वेल्थ, ट्वेल्थ क्लासेस के अंदर ही होगी। कोई 13, 14, 15 तो कोई क्लास होती नहीं है। दैट मीन्स आप यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भैया जो भी क्लासेस तू डालेगा वो 1 से लेकर 12 तक होनी चाहिए। तो इस केस में आप जिस क्लास नाम का जो कॉलम लेंगे क्लास, उसका डेटा टाइप इनम और ब्रैकेट में 1 से लेकर 12 तक वैल्यूज दे देते। तो जो ब्रैकेट में सेट ऑफ वैल्यूज आपने दिए, यूज़र को उसी सेट ऑफ वैल्यूज में से कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर उसने इंसर्ट करने की कोशिश की तो ये कंस्ट्रेंट एरर शो करेगा। अब हम आते हैं डीएमएल कमांड के ऊपर। डीएमएल कमांड की जो सबसे फर्स्ट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज इंसर्ट। देखिए इंसर्ट कमांड जो होती है ये आपकी वैल्यू टेबल में इंसर्ट करवाने के काम में आती है। डीएमएल कमांड है, आपने क्रिएट कमांड से टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद आप रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के यहाँ पे मैंने 4 तरीके लिए, आपके साथ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंटैक्स देखिए, इसमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, ब्रैकेट क्लॉज, वैल्यूज और फिर जो वैल्यू आपको डालनी है वो। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो वैल्यूज आप डालेंगे उन वैल्यूज़ के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी एगर इंटीजर और डेसिमल, वो सिंगल कोट्स में नहीं आएगी। कैर, वैर और डेट वाली जो वैल्यूज़ होंगी इनपुट करवाने में, वो वैल्यूज़ ऑलवेज सिंगल कोट्स में आएगी। अब देखिए इसको इंसर्ट करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला वाला तरीका जो लिया उसमें पहले हमने कॉलम्स के नेम लिखे हैं, फिर हमने कॉलम की वैल्यूज़ लिखी है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन, रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, देन वैल्यूज़ और जो वैल्यूज़ आपको डालनी है। देखिए फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम में जाएगी, दैट मीन्स 101 जाएगा रोल नंबर में, अमित जाएगा नेम में और वैशाली नगर जाएगा एड्रेस वाले कॉलम के अंदर। अब अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि मुझे तीनों वैल्यूज़ डालनी है, या 3 कॉलम से 3 वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, 3 कॉलम्स हैं और तीनों वैल्यूज़ मुझे डालनी है, तो कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज़, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, सेकंड कॉलम की वैल्यू और थर्ड कॉलम की वैल्यू। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ का आपने ऑर्डर दिया इसी ऑर्डर में वो कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। टेबल में इसी ऑर्डर में कॉलम होने चाहिए कि फर्स्ट इंटीजर वैल्यू के लिए होगा, दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू या वैरकर वैल्यू के लिए, एंड थर्ड भी वैरकर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट तरीका जो है उसमें भी मैंने वैल्यूज ही डाला, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आप कभी किसी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते, कोई कॉलम में वैल्यू आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का एड्रेस आपको नहीं पता या फादर नेम आपको नहीं पता, आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप जो भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप बिना कॉलम के नाम स्पेसिफाई किए हुए वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू राइट नल, एन यू डबल एल। तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू जाएगी, दूसरे कॉलम में दूसरी वैल्यू चली जाएगी और थर्ड कॉलम मान लेते हैं एड्रेस वाला, आपको पता नहीं है किसी का एड्रेस, तो आप वहाँ लिख दिया एन यू डबल एल नल। पर नल जो है वो सिंगल कोट्स में इनक्लोज नहीं होना चाहिए, और नल इज नल, नल का कोई डेटा टाइप नहीं होता, दैट्स व्हाई हमें नल नॉर्मली लिखना पड़ेगा। नल मीन्स नथिंग। अब नल आपने लिख दिया तो वो जिस कॉलम की वैल्यू आपको नहीं पता थी उसमें बाय डिफॉल्ट नल चला जाएगा। और अगर आप दूसरा तरीका यूज करना चाहें तो उसमें आप अपने कॉलम्स के नाम लिख दीजिए, लाइक इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज रोल नंबर कॉमा नेम। एड्रेस जो है एड्रेस को मत लिखिए क्योंकि उसका वैल्यू आपके पास नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन वैल्यूज और दो वैल्यूज स्पेसिफाई कर दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू चली जाएगी और सेकंड कॉलम में
सेकंड वैल्यू चली जाएगी। थर्ड कॉलम की आपने वैल्यू मेंशन नहीं किया, ना ही कॉलम का नाम मेंशन किया है, तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली नल वैल्यू इनपुट करवा देगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ स्कूल का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, इसमें इंसर्ट करने का तरीका आपके सामने बताया गया है। नेक्स्ट कमांड होती है आपके पास अपडेट कमांड। अपडेट कमांड बेसिकली होती है वैल्यू चेंज करवाने की। टेबल में कोई वैल्यू आपने डाली, उसको आपको चेंज करवाना है। चेंज करवाने के कई रीज़न हो सकते हैं। आपने जो वैल्यू डाली, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई पॉलिसीज बदल गई, इंटरेस्ट रेट बदल गया, फीस का कैलकुलेशन कुछ चेंज हो गया, फीस का अमाउंट बढ़ गया, तो ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको टेबल में डाली गई वैल्यू चेंज करवानी हो किसी वजह से, तो आप अपडेट कमांड यूज़ करते हुए सेट क्लॉज। अपडेट स्टूडेंट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू उदय वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। वेयर जो होता है यहाँ पे वो कंडीशन लगवाने के काम में आता है कि जिसका नाम अमित है उसकी जगह पे नाम आप क्या डाल दीजिए, उदय। ठीक है, तो अगर आपने किसी बच्चे का नाम गलत डाल दिया, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे नेम गलत डल गया, तो आप इस तरीके से उसे चेंज करवा सकते हैं। बोर्ड में काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, सभी बच्चों की फीस 500 रुपीज़ से बढ़ा दो या इंटरेस्ट रेट 0.5% से बढ़ा दो, कुछ इस तरीके का। तो अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस 500। देखिए इसमें मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया है। वेयर क्लॉज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें किसी इंडिविजुअल बच्चे की फीस नहीं बढ़ानी है, हमें सभी बच्चों की फीस बढ़ानी है। तो हम इसको जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस 500। तो सभी बच्चों की फीस 500 रुपीज़ से ऐड होकर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट यू हैव डिलीट कमांड। देखिए डिलीट कमांड जो होती है बेसिकली ये डीएमएल कमांड है और स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को रिमूव करता है। अगर आपको पूरी टेबल की वैल्यूज खाली करनी है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल की सारी वैल्यूज हटानी, सारे रिकॉर्ड्स हटाने, देन यू हैव टू राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट या टेबल का नाम जो भी है एंड देन सेमीकोलन। जो भी टेबल आपने मेंशन किए उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हटाना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू उदय। तो जो उदय नाम का बच्चा होगा उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा उदय हैं तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो नेम की जगह हम यहाँ पे रोल नंबर ले सकते हैं कि वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 105। की रोल नंबर तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, तो वो एक ही डिलीट होगा। ये वो वापस वही चीज़ आई यहाँ पे कि अगर स्टूडेंट टेबल को पूरा खाली करना है, देखिए ये स्ट्रक्चर रिमूव नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स रिमूव करेगा। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रक्चर को हम रखना चाहते हैं, खाली रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं, तो कौन सी कमांड यूज करें, डिलीट कमांड। देन वी सेलेक्ट कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेलेक्ट कमांड जो होती है ये भी डीएमएल स्टेटमेंट है जो वैल्यूज रिट्रीव करवाने के काम में आती है। आपने क्रिएट करके टेबल बनाई, इंसर्ट करके वैल्यू डाल दी, पर वैल्यू डाली किस लिए, कभी ना कभी रिट्रीव तो करनी पड़ेगी, शो तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए स्टार का मतलब होता है ऑल, जो भी आपने टेबल बनाई है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो पूरा डेटा निकल के आपके सामने आ जाएगा। आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम्स देखने हैं, तो आपको कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नाम, तो कॉलम नेम 1 और कॉलम नेम 2 की जगह आप जो भी कॉलम स्पेसिफाई करेंगे उन कॉलम्स का वर्टिकली रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से नेम और एड्रेस कॉलम की वैल्यूज निकल के आपके सामने शो हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अभी हमने स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया था तो सारे कॉलम्स और सारे रिकॉर्ड्स निकल के आ गए थे, बट आपको किसी इंडिविजुअल बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स नहीं देखने, किसी इंडिविजुअल बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, तो आप वेयर कंडीशन से कंडीशन लगा सकते हैं। जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तो उसके रेस्पेक्टिव जो भी रिकॉर्ड होंगे वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101। जिसका रोल नंबर 101 है उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आपके सामने आ जाएगी। डिस्टिंक्ट क्लॉज। देखिए स्टार के बाद आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जो होता है बेसिकली ये आपके किसी कॉलम में अगर रिपीटेड वैल्यूज हैं और आप उन वैल्यूज को सिर्फ एक ही बार शो करवाना चाहते हैं तो आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम, तो यहाँ लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में नेम नाम का कॉलम है जिसके अंदर कुछ रिपीटेड नेम्स पड़े हैं, तो ये उन रिपीटेड नेम्स को सिर्फ एक ही बार शो करवाना चाहता है। तो डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम में अगर रिपीटेड वैल्यूज होगी तो इट विल शो सिंगल टाइम ओनली। ऑर्डर बाय क्लॉज। देखिए ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है ये डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाने के काम में आता है। बाय डिफॉल्ट डेटा असेंडिंग में निकल के आता है और उसके लिए आपको ऑर्डर बाय कॉलम का नाम और उसके आगे एएससी और डीएससी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एएससी और डीएससी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डेटा असेंडिंग ऑर्डर में निकल के आएगा, बट अगर आप एएससी भी लगा देंगे तो भी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। फॉर डिसेंडिंग यू हैव टू राइट डीईएससी, डिसेंडिंग के लिए आपको डीईएससी लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं,
हम लोग स्टूडेंट टेबल से निकाल रहे हैं डेटा, नेम शो कर रहे हैं यूजर का, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम शो करेंगे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। अब हमने नेम के आगे कुछ भी नहीं लिखा, ना ही एएससी लिखा ना ही डीएससी लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। अगर आप एएससी और डीएससी कुछ भी नहीं लिखते हैं नाम के बाद में, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही आता है। अगर डिसेंडिंग में लिखना है देन यू हैव टू राइट डीईएससी। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर डीएससी। तो रोल नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हुए ये आपको नेम शो कर देगा। देखिए एंड और ऑपरेटर होते हैं, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम रेंज बनाने के लिए या लिस्ट की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लॉजिकल एंड को मैंने यूज किया है, साथ ही साथ बिटवीन ऑपरेटर भी यूज किया। तो बिटवीन लॉजिकल एंड को रिप्लेस करता है, तो दोनों के यूज हम यहाँ एक साथ ही दिखा देंगे। हमने लिखा यहाँ उन बच्चों की डिटेल्स हमें निकालनी है जिनका रोल नंबर 101 से लेकर 105 तक आता है। दैट मीन्स 101 इंक्लूडिंग 101 से इंक्लूडिंग 105। तो रोल नंबर जिसका 101, 102, 103, 104 और 105 होगा, उनकी डिटेल्स निकल के आ जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 101 एंड रोल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 105। मतलब 101 से तो बड़ा या बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ वो रोल नंबर 105 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स 101 से कम वाला रोल नंबर लाइक 100 या 105 से बड़ा वाला रोल नंबर लाइक 106, ये डिटेल्स निकल के नहीं आएंगी। इसी चीज को जो हमने पिछले पार्ट में किया, अभी हमने एंड यूज करके ग्रेटर देन लेस देन वाले को हम बिटवीन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सेलेक्ट नेम कोमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन 101 एंड 105। बिटवीन में भी 101 एंड 105 दोनों इंक्लूड होंगे, मतलब रोल नंबर 101 से लेकर 105 तक जिनकी भी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। इसी का उल्टा अगर आपको करना है तो यू कैन राइट नॉट बिटवीन। जिनके रोल नंबर 101 से 105 के इन बिटवीन नहीं आते हैं उनकी डिटेल्स निकाल के दे दो। दैट मीन्स 101 से कम वाला और 105 से ज़्यादा वाले जो रोल नंबर्स हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने निकल जाएगी। सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर नॉट बिटवीन 101 एंड 105। नेक्स्ट आता है आपके पास लॉजिकल और ऑपरेटर, जो आपको यहाँ लिस्ट मेंशन करने के काम में आता है, और इसके लिए ऑपरेटर यूज होता है इन। देखिए कैसे काम करता है ये। हमने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101 और रोल नंबर इक्वल्स टू 103 और रोल नंबर इक्वल्स टू 105। दैट मीन्स अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 101 या 103 या 105 है, दैट मीन्स इनमें से कोई सा भी अगर मैच हो जाता है तो आपके सामने डिटेल्स निकाल के शो कर दी जाएगी। इसी चीज को इन ऑपरेटर के साथ हम करते हैं। ब्रैकेट में हम एक लिस्ट मेंशन कर देंगे और फिर वो रोल नंबर चेक करवा जाएगा इन ऑपरेटर की मदद से कि रोल नंबर की वैल्यू अगर ब्रैकेट में दी गई वैल्यू से किसी से भी मैच हो जाती है तो उसका रेस्पेक्टिव डिटेल्स आपको निकाल के दिखा दे। लाइक सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इन 101, 103, 105। दैट मीन्स इनमें से कोई भी वैल्यू मैच हो जाती है तो उसकी डिटेल्स आपको निकाल के शो कर दी जाएगी। इसका उल्टा होता है नॉट इन, मतलब इन लिस्ट में जो वैल्यूज आपको दी हुई है उनसे जिनकी डिटेल्स मैच नहीं होती उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर नॉट इन 101, 103 और 105। लाइक पैटर्न मैचिंग। देखिए लाइक ऑपरेटर जो होता है वो पैटर्न मैचिंग के लिए काम में आता है। लाइक ऑपरेटर हमारे पास तब यूज में आता है जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। हमें पता होता है कि नाम इससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है या पी से स्टार्ट हो रहा है, खत्म जेड पे हो रहा है या क्यू पे हो रहा है। तो जब आपको किसी वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए सिर्फ एक आधा अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी वैल्यू के रिगार्डिंग, तो हम लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर बेसिकली पैटर्न मैचिंग के काम में आता है। इसमें दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है परसेंट साइन और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंट साइन तब काम में लिया जाता है जब आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या पोजीशन पता नहीं होती। अंडरस्कोर तब काम में लिया जाता है जब आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड पोजीशंस पता होती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कह दिया उस बच्चे की डिटेल निकालो जिसके नाम में कहीं पे भी ए आता है, एज इन फर्स्ट पोजीशन और इन बिटवीन और एट द लास्ट वन। तो ए अगर कहीं पे भी आता है पहली पोजीशन पे, बीच में या लास्ट में किसी के नाम में भी ए आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के देनी है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट ए परसेंट। परसेंट ए परसेंट का मतलब हुआ कि ए नाम में कहीं पे भी आएगा एक बार, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे आए, चाहे इन बिटवीन कहीं पे आए या चाहे वो लास्ट में आ जाए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसके नाम में कहीं पे भी ए नहीं आता है वेयर नेम नॉट लाइक परसेंट ए परसेंट। अब आपको बोला गया उस बच्चे की डिटेल्स निकाल के दीजिए जिस बच्चे के नाम का लास्ट कैरेक्टर ए है। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर ए मतलब उसके
पीछे कोई कैरेक्टर नहीं है, उससे आगे कुछ कैरेक्टर्स हैं, आगे कितने कैरेक्टर्स हैं ये हमें नहीं पता, तो हम उसके आगे परसेंट साइन लगा देंगे। तो हमने लगा दिया परसेंट ए, मतलब आगे कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हमें कोई आइडिया नहीं है, बट लास्ट में ए है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। नॉट लाइक कर देंगे, जिसके लास्ट में ए नहीं है उनकी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। अगर हमने लिख दिया वेयर नेम लाइक ए परसेंट, दैट मीन्स जिसका भी नाम ए से शुरू हो रहा है और उसके पीछे कितने भी कैरेक्टर्स हैं और कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनका हमें नहीं पता, उसमें आप परसेंट साइन लगा सकते हैं। नॉट लाइक उसका उल्टा, जिसके नाम का पहला कैरेक्टर ए नहीं है उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। अब देखिए अंडरस्कोर ए परसेंट का एग्जांपल लिया हुआ है, परसेंट आपके लास्ट में लगा हुआ है, ए से पहले अंडरस्कोर लगा। मैंने अंडरस्कोर के केस में कहा था कि जब आपको पोजीशन पता होती है तो, मतलब ए इस क्वेश्चन में सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंट, अंडरस्कोर एक अंडरस्कोर आया, वन अंडरस्कोर इज देयर, तो एक अंडरस्कोर आया, इसका मतलब ए से पहले एक कैरेक्टर है, तो ए कौन सी पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे। ए के बाद में कितने कैरेक्टर्स और कौन कौन से कैरेक्टर से हमें नहीं पता, तो हमने परसेंट साइन यूज ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया जिस नाम के भी सेकंड कैरेक्टर पे ए है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दीजिए। अगर आपको बोला जाए उस बच्चे की इंफॉर्मेशन निकाल के दीजिए जिसके नाम का सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, लास्ट में एक कैरेक्टर है उससे पहले ए है और उसके आगे कितने कैरेक्टर्स है हमें नहीं पता, तो परसेंट साइन पहले आ जाएगा, फिर ए और फिर अंडरस्कोर। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट ए अंडरस्कोर। देखिए इज नल, आपको कभी ये बोला जाए कि उन बच्चों की डिटेल्स निकालो जिनके एड्रेस में एंट्री नहीं की गई, जिनका एड्रेस हमने नहीं डाला है, तो अगर आप लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल, तो ये गलत हो जाएगा। नल के केस में कभी भी इक्वल्स टू नहीं चलता है, इन केस ऑफ नल यू हैव टू यूज इज, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर नेम इज नल। इज नॉट नल, जब आप कभी नल मैच नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि भैया जहाँ पे नल नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल, ये तो गलत हो चुका था, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं वेयर एड्रेस इज नॉट नल। फंक्शंस, देखिए फंक्शंस बेसिकली वो कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए पहले से बनाया जाता है, जिनके भी आगे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, दे आर कंसिडर्ड एज फंक्शन। ब्रैकेट में कुछ वैल्यू हो सकती है और ब्रैकेट्स खाली भी हो सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं या पैरामीटर्स बोलते हैं, जिनके ऊपर वो फंक्शन कुछ एक्शन परफॉर्म करता है या कुछ टास्क परफॉर्म करता है। ट्वेल्थ क्लास के अंदर फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, सिंगल रो फंक्शन हम यहीं पे यूज कर रहे हैं। सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और आपका थर्ड है डेट एंड टाइम फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में सबसे पहला है पावर और पीओडब्ल्यू। देखिए कोई भी फंक्शन होगा इधर पावर पीओडब्ल्यू, और कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन के ब्रैकेट में कांस्टेंट वैल्यू भी जा सकती है और फंक्शन के ब्रैकेट में टेबल का कॉलम का नाम भी जा सकता है। मतलब ये फंक्शन किसी कांस्टेंट वैल्यू पे भी काम करेंगे, ये फंक्शन कॉलम टेबल के किसी कॉलम पे भी काम करेंगे। तो हमने लिखा सेलेक्ट पावर 2,3, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, नीचे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। राउंड, देखिए राउंड बेसिकली राउंड ऑफ कराने के काम में आता है। हमें पता है कि 0.5 से ज़्यादा जब कोई वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 कोई वैल्यू होती है और उसे अगर हम राउंड करवाते हैं तो 2.5 3 बन जाता है। 0.5 है, उससे बड़ी वैल्यू आगे वाली वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, +1 कर देती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट राउंड 256.567, 2। देखिए ये जो कॉमा 2 का मतलब है ये बता रहा है कि डेसिमल के बाद हमें दो वैल्यूज शो करवानी है। तो 256 तो एज इट इज आएगा, 0.567 में से दो वैल्यूज हमें शो करवानी है, तो 5 6 आउटपुट में शो होना चाहिए, बट 6 के बाद वाली वैल्यू जो है 7, ये 5 से बड़ी है, तो ये 6 को +1 कर देगा और यू विल गेट 256.57। इसी केस में नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए जहाँ पे कॉमा 1 दिया हुआ है। 1 का मतलब हो गया डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू शो करनी है, बट 5 के बाद क्या दिया हुआ है 6, वो 5 को बढ़ा के एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। कॉमा 0 का मतलब हुआ आउटपुट में हम डेसिमल के बाद एक भी वैल्यू शो नहीं करवाएंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ क्या है 5, तो ये 5 पॉइंट से पहले वाली जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 6 है उसको +1 करेगा, तो यू विल गेट 257। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें कॉमा के बाद जो वैल्यू दी गई है उसमें 210 या पॉजिटिव वैल्यू के प्लेस पे नेगेटिव वैल्यूज भी दी जा सकती है। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे जब मैंने दिया है 256.567, -1। देखिए दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज़,
कि -1 जब दिया जाएगा तो आपको उस जो भी गिवन वैल्यू है उसके नियरेस्ट टेंस पे जाना है, -2 दिया जाएगा तो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे जाना है, -3 दिया जाएगा तो नियरेस्ट थाउजेंड्स पे जाना है, -4 दिया जाएगा तो नियरेस्ट 10,000 पे जाना है। इस तरीके से आपको समझना है इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे -1 दिया हुआ है, दैट मीन्स इस नंबर का नियरेस्ट टेंस कौन है। ठीक है, जब भी माइनस की वैल्यू आएगी तो आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करना है, उन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे वैल्यू है 256.567 -1 के साथ, तो 567 जो डेसिमल के बाद है उसको कंसीडर नहीं करना है। 256 का नियरेस्ट 10 कौन है, ये 256 के नियरेस्ट 10 वैल्यू कौन सी है, इधर 250 और 260, बट 250 और 260 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 55। तो ये जो वैल्यू दी हुई है 56 है, मतलब पॉइंट मिडल पॉइंट से आगे की वैल्यू, तो ये 256 क्या बन जाएगा, 260। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए -2 दिया हुआ है, -2 जब दिया है दैट मीन्स आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे जाना है, बट 0.567 को इग्नोर कर दीजिए। तो 256 का नियरेस्ट हंड्रेड कौन है, एज 200 और 300, बट जो मिडल पॉइंट वैल्यू दी गई है वो 256 दी गई है, मतलब 250 से ज़्यादा, जो 200 और 300 के बीच का पॉइंट है 250, उस पर वैल्यू ज़्यादा है, तो ये राउंड ऑफ करके आपको कितनी दे देगा, 300। और अगर आपने -3 दिया तो -3 नियरेस्ट थाउजेंड्स पे जाएगा, तो नियरेस्ट थाउजेंड कौन सा होगा 256 का, या तो 0 या 1000, इसके बाद तो कोई 1000 है ही नहीं हमारे पास। तो 256 500 से कम है मिडिल पॉइंट से, तो यू विल गेट 0। अगर ये 500 से ज़्यादा होता तो आपको 1000 मिल जाता। इसी तरीके से ट्रंकेट फंक्शन आता है। देखिए अभी हमने राउंड ऑफ कर दी 0.5 से ज़्यादा होने पे वैल्यू, पर ट्रंकेट के केस में कोई वैल्यू बढ़ती नहीं है। ट्रंकेट सिंपली पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करता है और जो बची हुई वैल्यू होती है वो आपके सामने शो कर देता है। इसी एग्जाम्पल को (2) से स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल देखिए, 256.56, 7, 2, मतलब दो वैल्यूज आपको शो करनी है, तो 0.56 एलसीडी शो हो गया, 7 ने राउंड ऑफ नहीं किया, वो रिमूव हो गया, (1) नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो 0.5 आपके सामने शो हो गया, 6, 7 दोनों रिमूव हो गए, 0 किया तो डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज रिमूव होगी, आपकी नॉर्मल वैल्यू शो हो गई। -1, -2, -3 के एग्जाम्पल में आप देखेंगे वही चीज़ यहाँ है, -1 नियरेस्ट टेंस पे जाएगा, -2 नियरेस्ट हंड्रेड पे जाएगा, -3 नियरेस्ट थाउजेंड्स पे जाएगा। बस बात याद रखने वाली ये है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, ये वैल्यू कभी भी आगे वाली वैल्यू की तरफ नहीं जाएगी, ये ऑलवेज प्रीवियस वैल्यू की तरफ जाएगी। लाइक 256 में जो आंसर था लास्ट वाले एग्जाम्पल में 260 मिला था, बट यहाँ पे ये ऑलवेज आपको क्या देगा, 250। -2 के केस में जो ये था, -2 नियरेस्ट कहाँ जाता है हंड्रेड्स के ऊपर, और 300 आया था, बट इस केस में आपको ऑलवेज 200 मिलेगा। -3 के केस में ऑलवेज आपको 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट ये स्ट्रिंग फंक्शन। देखिए स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है ये दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करवाने के काम आता है, जिसे हम कॉन्कैट बोलते हैं। स्ट्रिंग्स यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, जावा में जो स्ट्रिंग होती है वो 0 से काउंट होती है, एसक्यूएल की स्ट्रिंग ऑलवेज 1 से काउंट होती है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो पहला फंक्शन जो यहाँ पे दैट इज कॉन्कैट। कॉन्कैट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट, और ब्रैकेट में 3 वैल्यूज लिखी है, सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है श्री भवानी निकेतन, तीनों को मर्ज करके एक वर्ड बन गया श्री भवानी निकेतन, बट इसमें स्पेस बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, अगर आपको देना तो कुछ ना कुछ लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर और मिड। देखिए सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर और मिड जो होता है ये मेन स्ट्रिंग में से एक छोटा पार्ट एक्सट्रैक्ट करवाने के काम में आता है। जैसी जैसी पोजीशंस देंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके देता है। एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग राजस्थान कॉमा 2। ये राजस्थान कॉमा 2 यहाँ पे मैंने शुरू में बोल दिया था, जावा की स्ट्रिंग 0 से काउंट होती है, एसक्यूएल की स्ट्रिंग ऑलवेज 1 से काउंट होती है। दैट मीन्स राजस्थान का आर फर्स्ट पोजिशन पे है, ए 2 पोजिशन पे है, जे 3 पोजिशन पे है, उसके आगे वाला ए 4 पोजिशन पे है, देन 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से इनकी पोजिशन है। तो राजस्थान कॉमा 2 का मतलब सेकंड पोजीशन से लेकर सारे कैरेक्टर शो हो जाएंगे। तो ए जो है फर्स्ट जो ए शो हो रहा है आपको, उस ए से लेकर सारे कैरेक्टर्स आपको शो हो गए। 2,4 का मतलब हुआ 2 से 4 कैरेक्टर्स रिट्रीव करना, सेकंड पोजीशन से 4 कैरेक्टर। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, ए, तो ए जे ए एस निकल के आपके सामने आ जाएगा। -7,4 अगर मैंने किया तो -7,4 का मतलब होगा अब हम काउंटिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन से ना करके बैकवर्ड डायरेक्शन से करेंगे, मतलब NAHTSAJ इस तरीके से करेंगे। तो आप काउंट करते हैं, एन आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, ए सेकंड पे है, एच 3 पे है, टी 4 पे है, एस 5 पे है, ए 6 पे है, जे 7 पे है। अब जे से आपको 4 कैरेक्टर्स पढ़ाने, तो वापस अब राइट डायरेक्शन में जाना है आपको, जे ए एस टी, आउटपुट आ जाएगा जे ए एस टी। ये सब स्ट्रिंग वाले में या सब एस टी आर या मिड फंक्शन का काम है। नेक्स्ट आपके सामने था इन एस टी आर। देखिए इन एस टी आर का काम होता है एक बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग की पोजीशन को
बताना, कोई बड़ा नाम लिखा उसमें छोटा वाला नाम किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वो बताना है। आपको फर्स्ट कैरेक्टर की अक्रेंस बतानी होती है, दोनों की पोजीशन नहीं बतानी होती। फॉर एग्जांपल आपने लिखा सेलेक्ट इन एस किया राजस्थान कॉमा JAS, मतलब JAS राजस्थान वर्ड के अंदर कहाँ पे आ रहा है, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जे है, वहां से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 3 आउटपुट मिल गया। अब नेक्स्ट में राजस्थान कॉमा 80 लिखा, 80 तो राजस्थान में कहीं पे आता ही नहीं है, तो इट विल शो 0। लेंथ, देखिए लेंथ आप जो भी डालेंगे स्ट्रिंग, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बता देगा। उस लेंथ में जो मेथड है वो काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर। उसमें अगर स्पेशल सिंबल्स डाले गए हैं, स्पेस डाले गए हैं, तो उनको भी वो काउंट करेगा और इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको। ट्रिम, ट्रिम जो फंक्शन होता है इसका काम होता है गिवन स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट साइड में अगर कोई स्पेसिस है तो उनको रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, मैंने लिखा सेलेक्ट ट्रिम और ब्रैकेट के अंदर राजस्थान लिखा है, राजस्थान से पहले और राजस्थान के बाद में बहुत सारे स्पेसिस दिए हैं। नेक्स्ट आउटपुट जब आप देखेंगे तो ट्रिम से आपको स्पेसिस रिमूव हुए दिखेंगे और राजस्थान बिना स्पेसिस के दिख रहा है। अब देखिए ट्रिम का ये मतलब नहीं है कि अगर दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है तो उसको भी रिमूव करेगा, नहीं, वो सिर्फ लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस को रिमूव करेगा, स्टार्टिंग और एंड के स्पेसिस को रिमूव करेगा। इन बिटवीन अगर दो वर्ड्स के बीच में स्पेस आ रहा है तो उनको वो रिमूव नहीं करेगा। एल ट्रिम, एल ट्रिम लेफ्ट साइड के ट्रिम या लीडिंग ट्रिम, देखिए जो भी ब्रैकेट में आपने वैल्यू ली है और उसके लेफ्ट साइड में अगर स्पेसिस हैं तो एल ट्रिम उन स्पेसिस को रिमूव कर देगा। इस तरीके से आर ट्रिम होता है, आर ट्रिम लेफ्ट साइड के रिमूव नहीं करता है, आर ट्रिम स्ट्रिंग के राइट साइड के स्पेसिस को रिमूव कर देता है। लेफ्ट, जो भी स्ट्रिंग आपने दी हो, जितने भी नंबर आपने स्पेसिफाई किए हैं लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर आपको रिट्रीव करके दे देगा। आपने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट राजस्थान कॉमा 3, राजस्थान के लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स उठा के देगा, तो 3 कैरेक्टर्स कौन निकलते हैं, RAJ। इस तरीके से अगर आपने लिखा राइट तो राजस्थान के राइट से 3 कैरेक्टर उठा के देगा, तो लास्ट के 3 कैरेक्टर कौन है, HAN, ये रिट्रीव करके आपको शो कर देगा। एल केस और यू केस, एल केस ब्रैकेट में दी हुई स्ट्रिंग या कॉलम के नाम के अंदर जितनी भी वैल्यूज दिखती है उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपने यू केस लिखा तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट मेथड आते हैं हमारे डेट एंड टाइम मेथड। करडेट जो मेथड होता है इसका काम होता है करंट डेट बताना। डेट मेथड जो होता है इसके ब्रैकेट में अगर आप कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ डेट वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करके आपको शो कर देगा। मंथ जो मेथड होता है इसके ब्रैकेट में आप कोई डेट देते हैं तो वो डेट कौन से महीने की है उसको 2 डिजिट में आपके सामने शो कर देगा, आउटपुट में आप देख सकते हैं। ईयर, ईयर जो होता है जो भी आपने डेट मेंशन की है ब्रैकेट के अंदर ईयर मेथड उस पर लगाएंगे तो 4 डिजिट में आपको ईयर शो कर देगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं डे नेम, ब्रैकेट में जो भी डेट आपने दी है उस डेट को क्या दिन था, संडे मंडे ट्यूसडे, वो आपको शो करता है डे नेम। डे ऑफ मंथ, जो भी ब्रैकेट में आपने डेट दी है वो मंथ का कौन सा डे है वो बताएगा कौन आपको, डे ऑफ मंथ। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपने डेट लिखी तो उस डेट, वो डेट जो है वो महीने का कौन सा दिन था वो ये शो कर रहा है। डे ऑफ वीक, जो भी डेट आपने ब्रैकेट में दी है वो वीक का कौन सा दिन है। संडे जो होता है वो 1 से काउंट होता है, देन 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वो चलता है। तो जो भी डेट आपने दी है वो हफ्ते का कौन सा दिन है वो बता दिया जाएगा। डे ऑफ ईयर, जो भी डेट आपने डे ऑफ ईयर मेथड के अंदर दी है वो साल का कौन सा दिन है वो बता दिया जाएगा। नाउ और सिस्टेट, देखिए नाउ और सिस्टेट दोनों का काम एक ही होता है, आपको सिस्टम डेट बताना, डेट और टाइम दोनों बताना। बट अगर दोनों काम सेम करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस के लिए आप ये एग्जांपल समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सिस्टेट कॉमा स्लीप ब्रैकेट में 10 कॉमा सिस्टेट। तो अगर आप देखें यहाँ दो सिस्टेट लिए हुए हैं, दोनों सिस्टेट के नीचे आउटपुट में देखिए एक फर्स्ट वाला सिस्टेट जो है उसने आउटपुट दिया 2015 12 15 19 36 04। इस तरीके से दूसरा वाले सिस्टेट ने दिया है 2015 12 15 19 36 14, मतलब 10 सेकंड का इनमें गैप आ गया, जो स्लीप के अंदर 10 सेकंड दिए हुए थे। दोनों सिस्टेट के आउटपुट में 10 सेकंड का गैप है। देख लीजिए 193604 फर्स्ट वाले सिस्टेट का टाइम है और दूसरे वाले सिस्टेट का टाइम 193614 है। देखिए सिस्टेट के अंदर जब आपने स्लीप 10 दिया तो स्लीप जो मेथड था वो 10 सेकंड के लिए पीसी को या लैपटॉप को आपके होल्ड कर देगा और वो कोई काम नहीं करेगा, आइडल बना देगा। तो ड्यूरिंग दैट आइडल टाइम आपका टाइमर तो चलेगा। तो पहले सिस्डेट ने जब टाइम दिया वो 04 दिया, दूसरे सिस्डेट ने टाइम दिया वो 14 दिया। उसका रीज़न ये है कि दोनों सिस्डेट ने
अलग अलग चलने का टाइम दिया। पहले जब स्विच चला उसने पहला टाइम दे दिया, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड पे रहे, फिर दूसरा स्विच चला तो उसने 10 सेकंड आगे का टाइम आपको शो कर दिया। इस तरीके से नाव जो होता है, नाव में देखिए सेम एग्जांपल हमने नाव के साथ लिया, स्लीप 10 के साथ। तो नाव जो था उसमें जो टाइम आ रहा है वो 19:36:26 आ रहा है, और दूसरे वाले नाव का टाइम भी सेम आ रहा है। इसका क्या रीज़न है? इस नाव ने अपने चलने का टाइम तो दिया ही नहीं। नाव ने वो टाइम दिया है जब आपने एंटर प्रेस किया था क्वेरी के लिए। तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया था तो उस वक्त जो टाइम हो रहा था वो दोनों नाव दे रहे हैं। स्लीप का इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। 10 सेकंड के लिए रुक गया कोई बात नहीं, बट टाइम वो वही दे रहे हैं जब आपने एंटर प्रेस किया था। जबकि सिस्टेट वो टाइम दे रहा है जब आपने एंटर प्रेस नहीं किया था, जब इंडिविजुअल सिस्टेट खुद या सेल्फ जो उसका एग्जीक्यूशन हुआ था सिस्टेट का, वो टाइम वो दे रहा है। अगर आपको थ्योरेटिकल इसमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरा ब्लॉग नीचे मेंशन किया हुआ है ipguruisk.blogspot.com, आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइसोलेशन टाइम चल रहा है कोरोना का, हम सब घर पे हैं, तो बेस्ट है आप पढ़िए। अभी बोर्ड के एग्जाम्स का कुछ अपने को पता नहीं है कब तक होंगे, बट प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिएगा। और जब जब वीडियो अपलोड होते हैं सब्सक्राइब कर देना, जो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। वीडियो अब नेक्स्ट चैप्टर के अपलोड करूंगा 1-2 दिन के अंदर, जिसमें ग्रुप बाय जॉइंट्स वाला चैप्टर होगा। तो इस तरीके से आपके एसक्यूएल के 30 मार्क्स हम स्कोर करने की गारंटी ले लेते हैं। देन आफ्टर मैं आपको जावा के नेटबीन्स वाला जो पार्ट है उसके और HTML XML उन सब के नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा।